Yeah, once again I welcome you in social science class, and as you all are aware that you know me very well that I am your social science educator, and my name is KB Singh. Again I would like to introduce myself, and we are continue our chapter nationalism in India. हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर रहे हैं. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखें तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर, जब पिछली बार हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था, वी हैव ट्राइड टू कवर अप द सम इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आर गिविंग इन दिस चैप्टर. Apart from the topic, we also discussed the some previous history of India that are connected with this chapter. जो इस चैप्टर से कनेक्टेड है. किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, किस तरीके से उन्होंने देश के अंदर एक अपना साम्राज्य स्थापित किया, एंड what kind of circumstances they have created the peoples of India, and how the peoples of India have overcome from this problem. इस प्रॉब्लम से किस तरीके से वो बाहर निकले और क्या क्या इंसिडेंट घटित हुए, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में हमने एक विस्तार से चर्चा पिछले लेक्चर में की थी. When I take your last class, I have explained that basically nationalism in India, when we talk about to just think about the nation, to do for the nation, सब कुछ राष्ट्र के लिए करना, एक राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों के मन में जागृत होना, दैट इज बेसिकली एक राष्ट्रवाद उसको कहते हैं, उसको एक नेशनलिज्म की फीलिंग कहते हैं. जीना तो देश के लिए, मरना तो देश के लिए, वो एक फीलिंग होती है. उस फीलिंग से किस तरीके से हम लोग बाहर निकले और किस तरीके से देश को आजाद कराया, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किया. इफ यू आर रिमेंबर दैट इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट दैट हाउ महात्मा गांधी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एंड व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. हम लोग 16वीं शताब्दी से शुरू हुए थे. उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि किस तरीके से भारत के अंदर देश के लोगों को यूनाइट करने के लिए, देश के लोगों के मन में एक पॉलिटिकल कंसिस्टेंस और एक राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए एक राष्ट्रीय दल का निर्माण किया गया जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बना था. एंड दिस पॉलिटिकल पार्टी जस्ट prepare a platform for the independence. There are so many peoples apart from this political party. इस पॉलिटिकल पार्टी के अलावा भी तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया देश की आजादी के लिए. तो उसमें तमाम लोग एक आए थे. बाद में एक सिचुएशन बनी जब वर्ल्ड के अंदर बड़ी टेंशन इमर्ज हुई थी, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर एंगेज ड्यूरिंग द वॉर. दिस पीरियड इज नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो बेसिकली हमारा 1914 से 1918 के बीच में आता है. जब हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी आपके साथ कि 1914 और 1918 के बारे में, तो आई हैव एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स टू ऑल ऑफ यू. वर्ल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड वॉर, बेसिकली हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं बच्चों. The duration of the first world war is 1914 to 1918. 1914 से लेकर के 1918, this was the year of the first world war. There are so many impact of the first world war on the Indian economy as well as the lifestyle of the human being, जिसमें कि मैंने आपको कई सारे फैक्टर्स के बारे में बताया था, जिसमें एक था आपका क्रॉप्स फेलियर. एक क्रॉप्स फेल्ड हुई थी. दूसरा हैवी टैक्सेस की बात हम लोगों ने की थी. हैवी टैक्सेस के अलावा हम लोगों ने एपिडेमिक की बात की थी. एपिडेमिक के अलावा दैट कस्टम ड्यूटीज हैव बीन रेज. कस्टम ड्यूटीज को इसलिए रेज किया गया था क्योंकि जो वॉर एक्सपेंडिचर था इट वाज ग्रेजुअली इंक्रीज. सो कहीं ना कहीं वॉर एक्सपेंडिचर की भरपाई के लिए
different type of taxes have been imposed by the Britishers to the peoples of India. इसके अलावा एपिडेमिक था, एपिडेमिक के अलावा क्रॉप्स फेलियर था, क्रॉप्स फेलियर के अलावा दैट द प्राइस इज ऑल्सो हाइक ऑफ द कॉमोडिटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दिस वॉज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या सिचुएशन बनी और किस तरीके से थी. So in the previous lecture also I have explained that in the year of basically in the year of 1915 we can say the year of 1915 थोड़ा सा हम इसके बारे में बताएंगे. जो 1915 था बेसिकली आपका 1915 this is the date the arrival of महात्मा गांधी. महात्मा गांधी देश के अंदर आते हैं और देश के अंदर आने के बाद they have just tried to create the political and social consciousness in the mindset of the peoples. As the Mahatma Gandhi arrived in India, they just engaged to sort out the problems of Indians. भारत के लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करने में उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनके योगदान को हम बेसिकली उनके द्वारा स्टार्ट किए गए 3 मुख्य आंदोलनों के साथ चर्चा हम लोग करेंगे. सबसे पहला आंदोलन उनका 1917 जिसको हम लोग चंपारण मूवमेंट के नाम से जानते हैं. सेकेंड मूवमेंट 1918 जिसको हम खेड़ा मूवमेंट के नाम से जानते हैं. एंड 1919 द मूवमेंट ऑल्सो स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी विच इज नोन एज अहमदाबाद मूवमेंट. ये 3 मूवमेंट मुख्य तौर पर महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए. एंड दीज वर द इनिशियल मूवमेंट विच इज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. एंड दीज 3 इनिशियल मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी जस्ट क्रिएट द पॉलिटिकल कंसियसनेस इन द पीपल्स ऑफ इंडिया. भारत के लोगों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना को जागृत करने में इन 3 आंदोलन का मुख्य रूप से योगदान है. बेसिकली व्हाट वाज द इश्यूज ड्यूरिंग दीज 1917, 18 एंड 19. अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो इसमें मुख्य तौर पर इश्यूज क्या क्या थे और किस तरीके से महात्मा गांधी ने उसको शॉर्ट आउट किया. अगर हम लोग इश्यूज की बात करते हैं तो मेनली हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले खेड़ा मूवमेंट के बारे में बात करेंगे या हम लोग चंपारण मूवमेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. While the people were facing these hardship, Gandhiji emerged as the Indian political scenes with the unique tools of satyagraha. Basically, Mahatma Gandhi arrived in India in 1915 with the objective of the satyagraha. Satyagraha basically based on the truth and non-violence. Means, if the problem can be sorted out with the help of non-violence, no need of the violence. सत्य को हराने के लिए किसी भी प्रकार की अहिंसा की आवश्यकता नहीं पड़ती. इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे फोकस किया. सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी द यूनिक वेपन्स ऑफ द फाइट इनजस्टिस. मींस एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस, इफ यू वांट टू फेस द एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस, दैट ट्रूथ एंड सत्याग्रह या हम ये कहें कि नॉन वायलेंस इज द मेन वेपन्स. हमारे लिए सबसे बड़ा मुख्य हथियार है अहिंसा. It was a novel method to mass agitation. It stressed the principle of the truth, non-violence, tolerance and peaceful protest. Means when we talk about non-violence, it focus basically 3-4 points. Number 1 truth, number 1 tolerance, number 3 peaceful protest. And we can say that if any person are doing the peaceful protest with the truth and have the feeling of tolerance, that we can achieve any other objective while using these 4 method of satyagraha. And in the whole life of Mahatma Gandhi, they have focus. उन्होंने इस बात पे सबसे ज्यादा फोकस किया कि हमें इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए अहिंसा, सत्य, सहनशीलता ये हमारे मुख्य हथियार होंगे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए. बल के प्रयोग के आधार पर हम अंग्रेजों को परास्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि
उस समय ये भी सिचुएशन आप मान सकते हैं कि बल के मामले में, पावर के मामले में इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी या वेपन्स हमारे पास नहीं थे. सो महात्मा गांधी फोकस इन दीज 4 पॉइंट. क्यों? क्योंकि वॉट एवर द मूवमेंट दे हैव स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, दे ऑल्सो बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, ट्रुथ, टॉलरेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्टर्स. जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उन सबके माध्यम से इन्होंने इन आंदोलन को शुरू किया था. तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस दे हैव स्टार्टेड द 3 मूवमेंट. वन इज दैट चंपारण मूवमेंट इन 1916, गुजरात मूवमेंट खेड़ा 1917 and 18. This is the some correction I would like to do here, that Champaran movement in 1917, खेड़ा मूवमेंट इन 1918 एंड अहमदाबाद मूवमेंट इज 1919. ये तीनों ही मूवमेंट के बारे में मैं आपको अपडेट कर रहा हूं. रोलेक्ट एक्ट आगे एक टॉपिक लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 मूवमेंट 1917, 18 एंड 19. तीनों मूवमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, एज दीज वर द इनिशियल मूवमेंट विच इज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, तो मुख्य तौर पर कुछ चीजें निकल कर आती हैं. सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट 1917, अगर हम लोग 1917 की बात करते हैं, 1917 मूवमेंट बेसिकली और यूजुअली नोन एज चंपारण मूवमेंट. बेसिकली द पीपल दोज हु एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, they just engage to produce the indigo and they have to pay more taxes comparatively their production. अपने उत्पादन से ज्यादा जो टैक्सेस है अंग्रेजों को देना होता था. So the kind of intolerance, the kind of aggressions was there in the mindset of the peoples of India, basically in the Champaran district in Bihar. So some leader of that particular area meet with Mahatma Gandhi, and Mahatma Gandhi organized a satyagraha against British East India Company in 1917, and this movement is known as Champaran movement. And the entire movement which is started by Mahatma Gandhi, that was based on truth, non-violence, tolerance and peaceful protest. ये मुख्य तौर पर 4 हथियार महात्मा गांधी के थे जो उन्होंने किए. द सेम इशू वॉज इन 1918 which is known as Kheda movement. When we talk about Kheda movement, that the Kheda movement was also same as the Champaran movement. The peoples, or we can say the farmer, just facing the so many problem in the Kheda district. When Mahatma Gandhi came to know, they just reach in Kheda, our district of Gujarat, and to just organize a satyagraha on the basis of truth, non-violence and peaceful protest. There is another problem which is arised in 1919. There are so many people, those who are working in cotton mill in Ahmedabad, they were also exploited by the British East India Company, and to protect their worker, to protect their Indian brother and sister, Mahatma Gandhi again organized another movement which is known as Ahmedabad मूवमेंट, विच इज नोन एज अहमदाबाद मूवमेंट. अब आप खुद सोचिएगा कि एक हार्ड मास का व्यक्ति 1915 में भारत आता है. भारत में आने के बाद जो समस्याएं, जिस प्रकार की परेशानियों का सामना भारत के लोगों को करना पड़ रहा था, उन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए दे हैव अडॉप्टेड द वे ऑफ सत्याग्रह. एंड द सत्याग्रह बेसिकली उनका एक मुख्य तौर पर एक तथ्य था कि सत्याग्रह बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, ट्रुथ, टॉलरेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट. और अगर आपके साथ इनजस्टिस है, टू गेट द जस्टिस you are not supposed to use the violence to get the justice. आपको न्याय पाने के लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं है. तो कुल मिला के एक सिनेरियो बनता है. एक व्यक्ति आता है,
1917, 18 और 19 में मूवमेंट शुरू करता है। दीज मूवमेंट जस्ट क्रिएट द फीलिंग ऑफ फियर इन द माइंडसेट ऑफ द ब्रिटिशर्स। भारत के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा महात्मा गांधी के सहयोग से शुरू किए गए इन आंदोलनों की वजह से देयर इज अ फियर इन द माइंडसेट ऑफ द ब्रिटिश पीपल्स एंड टू जस्ट कॉप ऑल दीज मूवमेंट, इस प्रकार के मूवमेंट को दबाने के लिए, इस प्रकार के सत्याग्रह ना हो और भारत के लोगों की जो एक मनोदशा थी, जो उनका लगातार वो करते आ रहे थे, उसको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समाप्त करने के लिए द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वी कैन से दैट द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जस्ट पास अ रोलेट एक्ट इन 1919। देयर आर फ्यू नोट्स आर गिवन इन योर बुक। आपकी बुक के सामने ये कुछ मैंने नोट्स डाले हैं, आप इसको देख सकते हैं। अबाउट द रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको कुछ चीजें यहां पे मिल जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रोलेट एक्ट। हम लोग थोड़ा सा रोलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट वाज द रोलेट एक्ट? अगर हम लोग रोलेट एक्ट की बात करें बच्चों, एज आई टोल्ड यू दैट इन 17, 18 एंड 19 basically the three movement started by Mahatma Gandhi. So in 1919 Imperial Legislative Assembly pass a act which is known as रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट को इन्होंने पारित किया। अब बात यहां आती है कि रोलेट एक्ट था क्या। बेसिकली रोलेट एक्ट पास बाय ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिस एक्ट gave the enormous power to the British government to repress the political activities of the Indian leader and detained for 2 years without trial। यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था की गई इस एक्ट के माध्यम से कि अगर कोई व्यक्ति पीसफुल प्रोटेस्ट भी करता है, सरकारी कार्य में बाधा डालता है, किसी भी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशंस करता है या आगजनी, तोड़फोड़ या अन्य प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था और जेल में डालने के बाद उसको 2 साल तक अपनी बेल को प्रोसीड करने का अधिकार नहीं था। दिस वॉज द टोटली इनजस्टिस और टोटली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया। भारत के जो मानवीय अधिकार हैं उनके पूरी तरीके से खिलाफ था। अब आप खुद सोचिएगा कि एक इस प्रकार का एक्ट जो भारत के लोगों को पूरी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने से भी रोकता है, किसी भी प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन से रोकता है, और उस एक्ट में जहां पर किसी भी प्रकार की बेल की व्यवस्था नहीं थी, एंड द पीपल हैव टू डिटेन फॉर 2 years विदाउट ट्रायल, दैट द when the people of India just came to know the kind of act have been implemented by the British Imperial Legislative Assembly, they just start the movement। उन्होंने अपना जो मूवमेंट था वो करना शुरू किया। अब उस मूवमेंट के मुख्य पार्ट क्या थे वो थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे अबाउट द रोलेट एक्ट। तो देयर आर फ्यू थिंग्स आई हैव इंक्लूड हियर अबाउट द रोलेट एक्ट। नंबर 1, Rolect Act passed in 1919 Imperial Legislative Council. As I told you, this act empowered the British government to arrest nationalists and imperialist them for 2 years without any trial. जितने भी imperialist थे या जितने भी हमारे नेशनलिस्ट थे उनको 2 साल के लिए जेल में डालने का प्रावधान इन्होंने किया था। When Mahatma Gandhi came to know that this is the totally ह्यूमिलिएशन और एक्सप्लोइटेशंस है भारत के लोगों को, दे हैव स्टार्टेड द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दिस। ये कहें कि एप्रोप्रिएट रोलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने इस आंदोलन को चलाया। अब उस आंदोलन में हुआ क्या वो हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं। बेसिकली गांधी जी लॉन्च इन नेशन वाइड अगेंस्ट दिस अनजस्टिस लॉ, शॉप वर क्लोज, वर्कर ऑफ द रेलवे वर्कशॉप वेंट द स्ट्राइक, रैलीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट एंड वर ऑर्गेनाइज इन द वेरियस सिटीज। जब भारत के लोगों को पता चला इस प्रकार का एक अन्यायपूर्ण एक्ट ब्रिटिश सरकार ने बनाया है और ये हमारे अधिकारों का शोषण करता है, ये हमारे अधिकारों का एक्सप्लॉयटेशन करता है, दे हैव रेज्ड देयर वॉइस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फॉन्ट।
they have organized rally, they have blocked the road, they have we can say just बहिष्कार करना, कार्य का बहिष्कार करना, रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया और अलग अलग सिटीज में अपने अपने कार्य का बहिष्कार वहां के नागरिकों द्वारा किया गया. बेसिकली द काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड in which the all peoples of India in the different section have participated this movement. भारत के लोगों ने इस मूवमेंट के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ एक मोमेंटम बनाया. एक मोमेंटम बनाने के बाद उन्होंने रैलीज को ऑर्गेनाइज किया. रैलीज को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ उन्होंने अपने कार्य का बहिष्कार भी किया. Alarmed by the large participation of people in the movement, the government arrested prominent leader from Amritsar. Gandhi was barred from entering Delhi 10 April 1919. अमृतसर में तमाम ऐसे लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया और महात्मा गांधी और उनके साथ साथ जो अन्य नेता थे उनको भी दिल्ली में एंटर करने से पूरी तरीके से रोक दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया. मींस the British government mark the area and convert into a prohibited areas. The peoples of India, or especially the leaders, those who were engaged in this movement, they were not allowed to enter in the prohibited areas. There is a kind of exploitation was there. इस प्रकार का शोषण और इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन हमें वहां पर देखने को मिला. Police fired a peaceful procession. People related. थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. जी, बेसिकली पीपल रिलेटेड अटैकिंग द बैंक्स एंड रेलवे स्टेशन. बैंक्स को भी अटैक किया, रेलवे स्टेशन को भी अटैक किया. 13 अप्रैल लार्ज क्राउड असेंबल. यहां पर एक नई चीज आती है बच्चों, मैं इसको अलग तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगा. रोल एक्ट को पारित किया गया, रोल एक्ट का विरोध किया गया. रोल एक्ट का विरोध करने के लिए रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया. रैलीज को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ अपने कार्य का बहिष्कार किया गया और तमाम ऐसे लीडर जो इस क्रांति से, इस मूवमेंट से जुड़े थे, उन लोगों को पर्टिकुलर एरिया में एंटर करने से प्रोहिबिटेड कर दिया गया. So many leaders have been arrested in Amritsar and the people are not supposed to enter in Delhi, especially महात्मा गांधी. So इस तरीके का मूवमेंट चला और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा. उसी समय एक घटना होती है 13 अप्रैल 1919. यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है. दिस इंसिडेंट इज नोन एज जलियांवाला बाग. ये एक जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाती है. जितने भी असंतोष इस रोल एक्ट के खिलाफ था, उसी रोल एक्ट को दबाने के लिए, उसी लोगों के मूवमेंट को दबाने के लिए, भारत के लोगों के मूवमेंट को दबाने के लिए रोल एक्ट को पारित किया गया. रोल एक्ट के साथ साथ मार्शल लॉ को इंपोज किया गया. मार्शल लॉ मीन्स द पीपल हैव नो राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन, the people have no right to peaceful protest and their right have been, एक तरीके से उनके जो अधिकार थे उन अधिकारों को पूरी तरीके से चिन्हित किया गया, पूरी तरीके से उनको खत्म कर दिया गया. So to against this act as well as to celebrate the Baisakhi, there are group of the peoples are assembled in Jallianwala Bagh in 13 अप्रैल 1919. 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है जहां पर तमाम भारतीय लोग इस रोल एक्ट का विरोध करने के लिए और बैसाखी पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्शल लॉ इंपोज था और उस समय पीसफुल प्रोसेशन, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब चीजों की भी परमिशन भारतीय लोगों के पास नहीं थी. That time the command was under जनरल डायर. जनरल डायर के हाथों में कमांड थी उस समय. और जनरल डायर, when the general Dyer came to know that the group of the people are assembled in Jallianwala Bagh, he just closed all the entering point, open the troops fire. उसने तमाम जो एंट्रिंग गेट थे उनको बंद कराया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन पे गोलियां चला दी जाए. So many people have lost their life.
इन द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट में तमाम ऐसे लोग थे जो मारे गए, और ये जो घटना है 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है ये जलियांवाला बाग के नाम से जानी जाती है। एंड द मेन कल्प्रिट ऑफ दिस इंसिडेंट वाज जनरल डायर। मुख्य तौर पे जो जनरल डायर थे वो मेन थे। थोड़ा सा हम इसमें पॉइंट को भी इंक्लूड किया है, उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। इन 13 अप्रैल लीडर ऑफ द क्रिटिसाइज्ड गवर्नमेंट फॉर प्रेजिंग दिस रोलेक्ट एक्ट। जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट ऑफ द बाग, फायर ऑन द आर्म्ड क्राउडेड, दिस रिजल्टेड द डेथ ऑफ 100 ऑफ पीपल्स। तमाम ऐसे लोग थे जिनकी इसमें डेथ हुई। Peoples of many North Indian towns protested against the killing of Jallianwala Bagh. When the people came to know that the General Dyer opened the troops fire in this incident, so many people have lost their life. Apart from the Amritsar, in the rest of the India have started the peaceful protest against ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, उस समय डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन भारत में था। और ये जो परिवर्तन आया था बच्चों 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति से पहले देश के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, बट आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश की महारानी है उसका सीधा सीधा हस्तक्षेप भारत के मामलों में था। It humiliated the terrorists if the people who protested were forced to rub their nose। जितने भी लोग ऐसे थे जो इस जलियांवाला बाग के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनको पकड़ा गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई। इवन ऐसा तक भी हुआ कि उनकी गर्दन को पकड़ के उनकी नोज को रब किया गया, उनकी नोज को रब किया गया। एंड सैल्यूट ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर। All village around Gujranwala and Punjab began to bombed and violence began to spread. Gandhi जी decide to call off the movement। और ये जो मूवमेंट था ये बड़ी तेज गति से चला। अमृतसर के बाहर भी तमाम लोगों ने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया, उनका ह्यूमिलिएशन भी हुआ, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ, इवन उनको पकड़ करके उनकी नाक को जमीन में रगड़ा भी गया। कुल मिला के जो महात्मा गांधी के मुख्य सिद्धांत थे जिसमें कि सत्य, अहिंसा और सामाजिक सद्भावना के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं छत विछत होते महात्मा गांधी को नजर आए। When महात्मा गांधी feel that this demonstrations which is going on around in India is become so violent, थोड़ा सा violent होता जा रहा है and peoples are being lost their life, so महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कोल्ड ऑफ दिस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कोल्ड ऑफ करने का डिसीजन लिया। कुल मिलाकर इस मूवमेंट को समाप्त करने का महात्मा गांधी ने ये मुख्य तौर पे डिसीजन लिया। बेसिकली इसके पीछे उनकी एक थ्योरी थी। अगर हम उस थ्योरी की बात करें, आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर माई व्यू टू ऑल द स्टूडेंट। My dear student, that time as you know that कि India is a multi-religious country, भारत एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। और जब हम लोग मल्टी रिलीजियस कंट्री की बात करते हैं, मल्टी रिलीजियस मीन्स वी हैव हिंदूज, वी हैव मुस्लिम्स, वी हैव क्रिश्चियंस, वी हैव जैन एंड वी हैव बुद्धिस्ट। बेसिकली वी हैव द मल्टी रिलीजियस कंट्री इन इंडिया। भारत में जैन भी है, बुद्ध भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तमाम तरीके के लोग हैं। सो देयर इज अ थॉट इन द माइंड ऑफ महात्मा गांधी दैट कि until we will not united or until the Muslims will not fully cooperated। मैं fully cooperated इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल कम्युनिटी वाज नॉट इक्वल इन एनी मोमेंट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। आजादी के दौरान, या हम ये कहें कि आजादी पाने के दौरान जो एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो उस समय नहीं था। कई सारे विचारों को देखते हुए महात्मा गांधी ने जो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ एक संघर्ष भारतीयों का चल रहा था उस संघर्ष को खत्म किया।
बाद में उनकी एक बुक आई बच्चों जिसका नाम था हिंद स्वराज। ये जो बुक थी उनकी बेसिकली 1909 में थी, पहले की बुक थी। उसमें उन्होंने एक विचार दिया था। विचार ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंडियंस। इफ द इंडियन स्टॉप देयर हेल्प, that is not so far, when the Britishers have to left the country and their empire will totally collapsed and we will get free। भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को स्थापित करने में हम लोगों का ही सहयोग है। अगर हम लोग वो सहयोग करना बंद कर दें तो वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटिश साम्राज्य का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स्ड हो जाएगा और हम लोगों को आजादी मिल जाएगी। इस प्रकार का विचार महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में व्यक्त किया है, जो 1909 में पब्लिश हुई थी। मुख्य तौर पे क्या लिखा हुआ है मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। बात करें तो उनका मुख्य जो विचार था वो आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि इस फॉर्म में है। What Mahatma Gandhi says that the British rule was established in India with the cooperation of Indians. If Indians refuse to cooperate, the British rule in India would collapse within a year and Swaraj will establish। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो पूरा का पूरा एम्पायर है वो हम लोगों के सहयोग से भी स्टैब्लिश हुआ है। अगर हम ही लोग इस कोऑपरेशन को स्टॉप कर दें, इस कोऑपरेशन को बंद कर दें, सहयोग देना बंद कर दें, तो ब्रिटिश एम्पायर विल डेफिनेटली कोलैप्स्ड विद इन अ ईयर एंड व्हाट वी वांट दैट विल एस्टैब्लिश एंड वी वांट स्वराज। और हम लोग क्या चाहते हैं? स्वराज। और स्वराज हमारे देश में एस्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसा कथन महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा है। ये जो आपकी हिंद स्वराज थी बच्चों, ये 1909 में आई थी और इस हिंद स्वराज का जो मेन सेंटेंस था वो ये था। यानी कि अगर हम ये हिंद स्वराज की बात करें तो 1909 में ये पब्लिश हुई और उन्होंने इस प्रकार का विचार भारतीयों के सामने रखा और इसी आधार पर भारत में आगे की जो रूपरेखा है वो तय हुई। अब वो रूपरेखा क्या थी, किस प्रकार का सिस्टम चला, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट में दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, किस तरीके से थे, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये आपका रिलेटेड है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से। जब हम लोग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो मुझे आपके सामने शेयर करनी है। एज महात्मा गांधी टोल्ड दैट इफ द इंडियन स्टॉप देयर हेल्प, अगर भारत के लोग उनको हेल्प करना बंद कर दें, दैट इज नॉट सो फार व्हेन द ब्रिटिश एम्पायर विल कोलैप्स एंड स्वराज विल एस्टैब्लिश। टू जस्ट कीप दिस पॉइंट इन देयर माइंड, महात्मा गांधी हैव डिसाइडेड टू अबाउट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मीन्स नॉट टू कॉपरेट, यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरीके का कॉपरेट नहीं करना। ये मुख्य तौर पे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के कुछ पॉइंट थे जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। असहयोग आंदोलन भी इसको हम लोग कहते हैं, किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना। अब वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीजें उसमें घटित हुई, उसको हम लोग विस्तार से यहां पे चर्चा करना आपके साथ चाहेंगे। इफ यू सी द फर्स्ट पॉइंट, अगर आप कुछ पॉइंट देखें अबाउट द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, गांधी जी बिलीव दैट इफ इंडियन डू नॉट कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स द लेटर विल हैव टू इंडिया। इट proposed the people that government title should be surrendered, people should resign from the civil service, government run educational institution, legislative council, and also include the boycotted the foreign goods. They have started the non-corporation movement. Means the peoples of India have decided
वी विल नॉट कॉपरेट, हम कॉपरेट नहीं करेंगे। जितने भी भारतीय लोगों को एंटाइटल मिले हुए थे वो वापस किए गए। जितने भी लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते थे उन्होंने जॉब्स को छोड़ा। जितने भी लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ा, कॉलेज जाना छोड़ा। एंड दे हैव ऑल्सो बायकॉटेड द फॉरेन गुड्स। जितने भी विदेशी सामान था उस सब का बहिष्कार किया गया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब बहिष्कार करना। अपनी जॉब्स को छोड़ दिया, विदेशी कपड़े पहनने छोड़ दिए, फॉरेनर गुड्स का बहिष्कार किया, जितने भी एंटाइटल्ड लोगों को मिले थे वो उन्होंने छोड़ दिए। सिविल सर्विस गवर्नमेंट ऑल्सो रिजाइन देयर पोस्ट। दिस वॉज द इनिशियल स्टेज ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। यह नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की एक इनिशियल स्टेज थी। उसी दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसके बारे में हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। In the resolution of non-cooperation movement was passed in Nagpur 1920. That is the very important. Sometime the examiner can ask that in which year and where the resolution of non-cooperation movement was passed. So the resolution of non-cooperation movement was passed in Nagpur in 1920. 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अंग्रेजों को कोऑपरेट ना करने के बल पर के बिल पर सहमति बनी। आफ्टर द मूवमेंट वॉज लॉन्च, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। जैसे ही ये मूवमेंट लॉन्च हुआ तमाम जो स्टूडेंट्स थे, जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट थे, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स थे, दे हैव लेफ्ट द स्कूल एंड कॉलेजेस एंड द टीचर फ्रॉम दीज स्कूल रिजाइन एंड लॉयर गेव अप देयर प्रैक्टिस। जितने भी शिक्षक थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया एंड द लॉयर that were engaged in the judicial service, they also stopped their working because of the non-cooperation movement. The council election were boycotted. Not only the foreigner goods, not only the job resign, even that the council election also boycotted by the peoples of India. भारत के नागरिकों के द्वारा इस प्रकार के जो काउंसिल इलेक्शन उस समय होते थे उनका भी बाइकआउट किया गया। एक्सेप्ट मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन। अगर हम काउंसिल इलेक्शन की बात करें तो मद्रास जो प्रोविंसेस थी वहां पर कुछ लोगों ने प्रोविंसेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और वो जो पार्टी थी वो पार्टी थी जस्टिस पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि कांग्रेस के अलावा भी उस समय छोटे छोटे ऐसे दल थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से अंग्रेजों को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर मोस्ट ऑफ द लोगों ने काउंसिल इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी जिसने इसको पार्टिसिपेट किया इसमें। एज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, स्ट्रीट वर लेड डाउन यूज ऑफ द स्वदेशी प्रोडक्ट, दिस लीड द डिक्लाइन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स। जब भारत के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, हम विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करेंगे, द इंडियन मार्केट वॉज फुल ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड देयर इज ए डिक्लाइन इन द फॉरेनर गुड्स, क्लॉथ एंड बूस्ट द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फॉरेन एक्सचेंज आना बंद हो गया, फॉरेन गुड्स का डिक्लाइन हुआ और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की उस समय बल्ले बल्ले हो गई कुछ समय के लिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कुछ समय के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। लॉयर, टीचर, स्टूडेंट, काउंसिल इलेक्शन, all these things were boycotted by the peoples of India because of the non-cooperation movement which was started in 1920 after the Nagpur session. नागपुर सेशन में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है और यह डिसाइड होता है कि हम अंग्रेजों को कॉपरेट नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स को सहयोग नहीं करेंगे। चाहे कॉलेज स्टूडेंट की बात हो, स्कूल स्टूडेंट की बात हो, टीचर्स की बात हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात हो, लॉयर की बात हो, ऑल हैव डिसाइडेड टू बायकॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इवन द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दैट टाइम नॉट पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शन एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द मद्रास काउंसिल इलेक्शन। यह एक अपवाद है केवल,
केवल जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था। अब हमने बायकॉट कर दिया, तमाम चीजों का हमने बायकॉट किया, बट दैट टाइम इंडिया वॉज नॉट सो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। उस समय भारत इतना ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था। सेकेंडली, इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेनर या फैब्रिक क्लॉथ्स की आप बात करें, दे वर सो एक्सपेंसिव, so they were not so expensive. Even instead of fabric clothes, we are using, during the non-corporation movement, we are using the khadi, and the khadi was so expensive that time. तो एक लंबे समय तक जब देश की आर्थिक और माली स्थिति सही नहीं थी, एक लंबे समय तक खादी के साथ जीवन यापन करना आर्थिक तौर पर भारतीयों के हित में नहीं था। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण कि फॉर द लॉन्ग टाइम वी कैन नॉट रिजाइन आवर जॉब। अगर हम लंबे समय तक जॉब पे नहीं जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा? सो दिस वॉज नॉट ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो आफ्टर सीइंग द एंटायर सिनेरियो, व्हाट पॉइंट कम इन योर एग्जामिनेशन? थोड़े से और क्या पॉइंट आपके हम डिस्कस करेंगे, आप देखिएगा इसको जी। The movement, however, slowed down in the cities as khadi cloth were expensive, then mill cloth could not afford to buy. Many students and teachers again joined movement. School and college there were only handful and the Indian educational institution. तो हुआ क्या कि लंबे समय तक हम इसको बियर नहीं कर सकते थे, लंबे समय तक हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते थे। That's why they have decided to just join the school, and जो खादी एक एक्सपेंसिव क्लॉथ था उस समय हम लोग उसको बियर नहीं कर सकते थे, हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते थे। इसलिए फिर से हम लोग जो हमारे बाकी कपड़े थे, जो हमारे फैब्रिक क्लॉथ्स थे, वो हमने पहनने शुरू कर दिए। तमाम तरीके की चीजें थी। एक स्टेप्स था भारतीयों के द्वारा, एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया जिसमें तमाम तरीके के स्टेप्स भारतीयों द्वारा उठाए गए, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत लंबे समय तक जो भी स्टेप्स हम लोगों ने उठाए थे उनको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। दीज वर द मेन पॉइंट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, इसका जो प्रभाव था वो भारत के गांवों में, भारत के शहरों में, भारत के जो प्लांटेशन है उसमें अलग अलग प्रकार से पड़ा, जो हमारा एक डिस्कशन का पॉइंट है। सो बेसिकली इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन टाउन, इन द कंट्री साइड एंड इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन में स्वराज किस प्रकार से आया, ये सारे पॉइंट नीड टू बी डिस्कस, एंड दीज पॉइंट वी विल डेफिनेटली डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप हमसे समय समय पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।